ओरेकल, टाइटन और साथ में मदरसन पे सेल कॉल्स हैं और कोल इंडिया एक बाय साइड का आइडिया। सारे लेवल्स आपकी स्क्रीन पर बढ़िया से आज के कलर के साथ। येलो इज द कलर ऑफ द डे। लाइए मार्केट बिग वॉइसेस का स्टिंग और दिखाइए ताहिर सर को स्क्रीन पे। इन्वेस्ट को एमएफ के सीईओ ताहिर बादशाह सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। ताहिर सर हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पहले आशीष जी। तो जो यूके में हुआ वो समझाइए। ये कल तक तो भाई 9% इन्फ्लेशन, रिसेशन में टेक्निकली चले गए, उनका बयान, टाइटनिंग जोरों पे थी। ये कल का एक्शन जो कह रहे हैं 65 बिलियन पाउंड्स झोंकेंगे हम लोग, वो बाजार ने थोड़ा सा ये कर क्यों रहे हैं? ये क्या वहां पे फाइनेंशियल एसेट्स को लेके क्वेश्चन मार्क लग रहा है? स्टेबलाइज करने की इकोनॉमी को कोशिश हो रही है, या फिर ये यूके में जो हुआ, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो किया, लिज ट्रस्ट ने जो किया, इन सब की आपकी रीडिंग है क्या? हो क्या रहा है वहां पे? नहीं तो अभी आशीष जी ऐसा दिखने में आ रहा है और ऐसे समझ आ रहा है कि जो पहले एक 2022 की जैसे शुरुआत हुई कि मतलब ऑल ग्लोबल इकोनॉमीज हैड टू टाइटन एंड फॉलो मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसीज, जो व्हिच वाज अ रिवर्सल ऑफ द पॉलिसीज फॉलोड इन 2020 एंड 21। तो वो एक शुरुआत हर एक कंट्री ने लगभग साथ ही साथ की, मोर और लेस इन सिंक्रोनाइज्ड फॉर्मेट। लेकिन अभी आई थिंक व्हाट इज नाउ कमिंग अप ओवर द लास्ट सम डेज इज एंड जो कल रात को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो किया कि शायद अभी अलग अलग इकोनॉमीज को अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी नीतियां डेवलप करनी पड़ेगी। एंड उसके अंदर एक कुछ हद तक शॉर्ट टर्म एवरेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए एक जो उनकी लॉन्ग टर्म पेंशन पॉलिसी है, या जो उनकी पेंशन की जो पूरी इंडस्ट्री है, आई थिंक उस पर बहुत बड़ा एक प्रेशर पॉइंट डेवलप हो गया था, क्योंकि उनके जो लॉन्ग यील्ड्स थे वो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुके थे एंड 4% के करीब पहुंच चुके थे, विच वाज कॉजिंग which is a cause for their local concern. I mean, it is a matter of the UK economy, and to that extent उनको वो एड्रेस करना जरूरी पड़ गया था। तो इसलिए उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है वो ये है कि in those long dated securities they will start buying, even though at one level they are still continuing to raise interest rates. तो आई थिंक एक डिफरेंशियल पॉलिसी उन्होंने अपनी अपनी खुद की इकोनॉमी और अपने खुद के जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से उन्होंने कैलिब्रेट किया है। एंड आई थिंक यही ऐसी नीतियां शायद हमें और कुछ देशों में भी आगे जाके देखने मिलेगी। तो शायद ऐसा हो सकता है कि चाइना माइट प्रॉब्ली परस्यू अ समवॉट डिफरेंट पॉलिसी, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन का इतना डर नहीं है, उनको ग्रोथ को रिवाइव करना है। आने वाले कुछ दिनों में उनकी पॉलिटिकल मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस होने वाले हैं, उसके बाद उनका क्या रुख रहता है अपनी इकोनॉमी की तरफ वो हमें देखने मिलेगा। आई थिंक सिमिलरली इंडिया को एट दिस स्टेज इम्पोर्टेंट ये है कि करेंसी को किस तरीके से मतलब डिफेंड किया जाए, या डिफेंड किया जाए कि नहीं किया जाए, और उसके संदर्भ में भी हमने कुछ रिएक्शंस देखे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के कल। तो आई थिंक अब ऐसा हो रहा है कि एक ग्लोबल पॉलिसी जो थी विच इज अबाउट रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स, टाइटनिंग, रिड्यूसिंग लिक्विडिटी, उनमें अलग अलग तरीके से अलग अलग कंट्रीज में न्यूआंसेस आते जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द लोकल रिक्वायरमेंट्स आर। ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के मूव ने ताहिर सर रातों रात एक रिस्क ऑन को वापस स्पार्क कर दिया था, रीइग्नाइट कर दिया था। पर उसको ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए ना, वो फिजल आउट हो जाएगा, या फिर उसको ज्यादा कोई ड्रामेटिक शिफ्ट एंटिसिपेट नहीं करूं इस रिस्क ऑन जो अचानक ट्रिगर हो गया था उसको देखते हुए। जी, तो ये क्लियरली मार्केट ने वही एक मैसेज लिया है कल रात को कि जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो किया वो शायद यूएस को भी आगे जाके करना पड़ेगा, किसी और इकोनॉमी को भी, डेवलप इकोनॉमीज को करना पड़ेगा, यूरोपियन इकोनॉमीज को कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में। तो इसलिए रैली हुई है। मैं आपकी बात से शायद सहमत हूँ कि प्रॉब्ली ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा एंड ये शायद फिजल आउट हो सकता है। लेकिन हमें ये भी मुद्दे रखना जरूरी है कि बहुत सारी ग्लोबल मार्केट्स ने काफी हद तक अंडर परफॉर्म किया है, especially in calendar year 22. In fact, आपको पता है, सबको पता है कि इंडिया हैज मैसिवली आउटपरफॉर्म्ड इन द कोर्स ऑफ कैलेंडर ईयर 2022। और आप सिर्फ पिछले 9 महीने की बात करें तो बेसिकली हमने लगभग ग्लोबल मार्केट्स से, स्पेशली अगर यूएस से बेंचमार्क करें, तो 17-18% का आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। तो ये एक लेवल पे थोड़ा बहुत कुछ हद तक डाइवर्जेंस अनसस्टेनेबल लेवल पे आ गया है। और मुझे लगता है कि शायद रीजन जो भी हो, मतलब शॉर्ट टर्म में प्रोबेबली एक रोटेशन ट्रेड डेफिनेटली पॉसिबल हो सकता है कि वेयर डेवलप मार्केट्स माइट प्रॉब्ली डू वेल
और इंडियन मार्केट्स या इमर्जिंग मार्केट्स में हैव टू टेक अ ब्रीदर, और ये जो गैप है इन टर्म्स ऑफ द आउट परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया में हैव टू, यू नो, सम पार्ट ऑफ इट माइट हैव टू बी गिवन अप। ओके, इनफैक्ट ये काफ़ी बड़ा पॉइंट कहा आपने तारिक जी। मतलब आपको लगता है कि हम प्रोन हैं, हम पॉसिबल, अगर आप देखें एफआईज लिक्विडेशन के, एग्जिट के टारगेट हो सकते हैं, और ऐसे में आप कितना डाउनसाइड दिख रहे हैं। और अगर एक रिटेल निवेशक है, आई मीन वेदर इट्स डायरेक्टली कम्स टू इक्विटी मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू चेस करता है, तो अगले 3-4 महीने वो मार्केट्स को कैसे अप्रोच करे, कितना डिप्लॉय करे, कितना नहीं डिप्लॉय करे, या किस पर ज़्यादा फोकस करे, एरियाज टू फोकस जहां पर वाकई थोड़ा सा बाइंग करनी चाहिए? जी, सो वीरेंद्र जी, जो हमारी नीति रही है और हमने जो पिछले कुछ महीनों से जो हम बताते आ रहे हैं या सोच हमारी जो रही है, वो ये है कि इंडिया कैन डू बेटर एंड इंडिया के लिए इकोनॉमिक कंडीशंस आर बेटर वगैरह वगैरह, और उसके कारण मतलब लोकल स्टोरीज, डोमेस्टिक स्टोरीज शुड बी प्रेफर्ड ओवर ग्लोबल स्टोरीज, और वो एक तरीके से काफी हद तक पैन आउट हुआ है। और हमने कुछ ऐसे डोमेस्टिक सेक्टर्स में अच्छा खासा अपसाइड भी देखा है, चाहे वो ऑटोज हो या कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी हो या चाहे इंडस्ट्रियल्स हो या इवन बैंक्स की हम बात करें, तो हमने सब में ठीक ठाक सा आउट परफॉर्मेंस हमने देखा है और परफॉर्मेंस आते हुए देखा है। सो लेकिन एक हद तक मतलब यू नो जस्टिफाइड है, बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट वैल्यूएशंस एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होती है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में वो एक जो रोटेशनल ट्रेड है वो शायद पॉसिबल है, जहां से मतलब यू नो डोमेस्टिक स्टोरीज को थोड़ा अंडर एम्फसाइज करके ग्लोबल स्टोरीज वापस एक बार थोड़ा उछाल दिखा सकती है। हमने वैल्यूएशंस में जो हम 16,000 के रेंज में जब थे कुछ महीने पहले, जून जुलाई में 15,500-16,000 के बीच में, तब वैल्यूएशंस एक लेवल पे एक्चुअली 5 ईयर एवरेज के नीचे आ गए थे बाय स्मॉल मार्जिन। सो उस समय एक वैल्यूएशन का भी कंफर्ट था। अब वो वैल्यूएशन का कंफर्ट अभी इतना रहा नहीं है। मिड कैप्स ने अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिया है इवन ओवर लार्ज कैप्स इन इंडिया, तो कुछ हद तक मुझे लगता है कि डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी इंडिया के लिए शायद खुल सकती है। एंड क्यों हो सकता है, वो इसलिए हो सकता है कि जैसे मैंने कहा वहां पे मार्केट्स बहुत बीटन डाउन है। दूसरा ये कि मतलब यू कुड सी जो रिसेंटली हमने आउट इनफ्लोज देखे वो वापस कुछ हद तक आउटफ्लोज में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो एक रोटेशनल ट्रेड के हिसाब से एक मुझे इस लेवल पे थोड़ा मार्केट से थोड़ा कॉशियस रहने की मुझे लगता है जरूरत है। Maybe we still have a lot of resilience. Growth in India is still going to be much better than other countries. लेकिन can we correct by 7-8-10%? वो एक तरीके का डाउनसाइड क्या वापस एक बार खुल सकता है? That is quite possible. इस प्रश्न के उत्तर से मेरे को ये क्लियर कहीं ना कहीं व्यू मिला था जी कि लॉजिकल जो पैसा है, आई मीन द मनी विच चेजेस द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो, वो शायद बीट एंड डाउन को बाय करे। ठीक है, अब ऐसे में जो बीट एंड डाउन का जब ख्याल आता है तो मेरे ख्याल से आईटी का जिक्र सबसे पहले कौन था आपके जहन में? कल हमारे साथ इसी कार्यक्रम में एक विशेषज्ञ थे बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में, जिसमें आप हैं, वो कहते हैं जनाब हम आईटी को छू भी नहीं रहे हैं, एक रत्ती भर अगर आप देखें पैसा नहीं रहा आईटी में। आप क्या कहते हैं जब आप कहते हैं कि भाई मैं सेंसिबल मनी बीट एंड डाउन स्टॉक्स को, इंडिसेस को चेस करेगी, तो आईटी कहां पर है वहां पे? तो करीब एंड ऑफ 2021 में हमारा ये मानना था कि आईटी इज वेरी ओवरहीटेड एंड हालांकि हमें ग्रोथ में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रही थी, लेकिन एज वी ऑल नो कि कुछ एट द मार्जिन कुछ रिस्क डेफिनेटली नोटिस में आ रहे थे। एक तो ये था कि वेज कॉस्ट बढ़ रहे थे, चर्न बढ़ रहा था, एट्रिशन बढ़ रहा था। वो एक तरीके से एक थोड़ा बहुत हल्का सा तो रेड फ्लैग डेफिनेटली हो गया था। और वैल्यूएशंस कुछ ऐसे जोन में चले गए थे कि मतलब यू नो देवर हमारे हिसाब से मतलब देवर जैसे हम कहते हैं कि 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस अबव एवरेज, उस दिशा में मतलब वहां पे और हमें तब इतना इस बारे में हमें बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह से शिफ्ट होगी, लेकिन क्लियरली वैल्यूएशंस ये फ्लैग ऑफ कर रही थी कि कहीं ना कहीं इंक्रीमेंटल रिस्क टेक सेक्टर में बन रहा है। और हमने देखा उसके बाद कैलेंडर ईयर 22 में सेक्टर ने काफी हद तक अंडर परफॉर्म किया है, लगभग करीब करीब 25% से ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिखाई दिया है। तो एक हद तक वैल्यूएशन में जो एक्सेस था वो क्लियरली मॉडरेट हो गया है। हाँ, मैं नहीं कहूंगा कि ये सेक्टर सस्ता हो गया है या इसमें अभी ग्रोथ के जो कुछ रिसेंटली जो कंसर्न्स आने लगे हैं वो कंप्लीटली डिसमिस कर देना चाहिए, लेकिन जो बहुत ज्यादा उसमें जो एंथुजियाज्म बना हुआ था वो क्लियरली अब नहीं है। और जैसे आपने कहा बहुत सारे
मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऐसे है जो सोच रहे हैं कि मतलब इट इज वेरी बीटन डाउन, मतलब इट विल स्टिल अंडर परफॉर्म। तो आई थिंक एक नेगेटिव सेंटिमेंट ऑलरेडी बनते जा रहा है ये सेक्टर की तरफ। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर ग्रोथ पे जरूर रहेगा, लेकिन ये एक सिर्फ फिर भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अंडरलाइन फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म बेसिस पे काफी स्ट्रांग है। हम जानते हैं कि इन सब कंपनीज की बैलेंस शीट्स बहुत अच्छी रूप में होती है, उनके कैश फ्लोज, उनकी जो फ्री कैश पोजीशन होती है वो बहुत अच्छी होती है, रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा लंबा व्यू लेना है, 12-18 महीने का व्यू लेना है, तो मुझे लगता है कि टेक यहाँ से धीरे धीरे, ऐसा नहीं कहूंगा कि यू शुड प्लंज इनटू इट, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंडर परफॉर्मेंस है उसका एक थोड़ा लाभ लेना चाहिए। और क्लियरली जो वैल्यू स्ट्रेटजीज है उनमें तो हम धीरे धीरे करके हमारा जो अंडर वेट इस सेक्टर में हुआ करता था ऑन बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, वो हम धीरे धीरे भरने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आई थिंक आई डोंट वांट टू कीप अ 3 मंथ व्यू ऑन टेक, लेकिन हाँ, अगर मैं 12 से 15 महीने का व्यू रखूं तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे एंट्री पॉइंट्स क्लियरली ये सेक्टर में बनती जा रही है।